तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के वो 10 सबसे ज़रूरी फैक्ट्स जो सभी को पता होने ही चाहिए। जी हाँ, ये वो 10 फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी या नेट जैसे एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। जीडीपी से लेकर फॉरेक्स रिजर्व्स तक और इन्फ्लेशन से लेकर केपेक्स तक आज हम सिर्फ डेटा नहीं देखेंगे बल्कि भारत की पूरी इकोनॉमिक कहानी को समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर इकोनॉमिक सर्वे का ना एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक थीम। और इस बार का सर्वे 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा है। तो ये 3 पिलर्स हैं क्या? पहला है रेजिलियंस लेड ग्रोथ, मतलब दुनिया भर में मुश्किलें होने के बावजूद ग्रोथ को बनाए रखना। दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, यानी प्राइवेट सेक्टर का निवेश अब वापस पटरी पर आ रहा है। और तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव डेवलपमेंट, मतलब ऐसा विकास जिससे देश में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स बने। तो सर्वे का सार यही है कि भारत एक अनिश्चित दुनिया में भी अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनाए हुए हैं। चलिए अब उन बड़े आंकड़ों पर आते हैं जो भारत की आर्थिक ताकत की नींव रखते हैं। ये हैं हमारे पहले 4 फैक्ट्स। ये है वो हेडलाइन नंबर। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की अनुमानित रियल जीडीपी ग्रोथ है 7.5%। ये वो सबसे जरूरी आंकड़ा है जिसे याद रखना है। अब इस स्लाइड में जो ट्रेंड दिख रहा है ना, वो बहुत दिलचस्प है। फाइनेंशियल ईयर 24 में हमने 8.2% की जबरदस्त ग्रोथ देखी, जिसका मेन कारण था सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर FY 25 में ग्लोबल स्लोडाउन के कारण ये 6.5% पर आया। लेकिन अब FY 26 में मजबूत डोमेस्टिक डिमांड के दम पर हम 7.4% पर वापस आ रहे हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हम और आप जो खर्च करते हैं, वो जीडीपी का 61.5% है, जो कि FY 12 के बाद सबसे ज्यादा है। हमारा दूसरा बड़ा फैक्ट है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। FY 26 के लिए इसका टारगेट है 4.4%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये भारत के फिस्कल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन का प्रतीक है। जब घाटा कंट्रोल में होता है तो सरकार को कम उधार लेना पड़ता है, महंगाई कंट्रोल में रहती है और ब्याज दरें भी स्थिर रहती हैं। ये स्लाइड तो एक पूरी कहानी कहती है, फ्रॉम क्राइसिस टू क्रेडिबिलिटी का सफर। जरा सोचिए, महामारी के पीक पर FY 21 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 9.2% तक पहुंच गया था, और वहां से सरकार ने इसे लगातार कम किया है और अब FY 26 में 4.4% का टारगेट हासिल करने की राह पर है। ये एक शानदार फिस्कल कंसोलिडेशन है जो सरकार के रिवाइज्ड FRBM पाथ के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है? इसका सबसे बड़ा इंजन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे हम केपेक्स कहते हैं। केंद्र सरकार का इफेक्टिव कैपेक्स महामारी से पहले जीडीपी का 2.7% हुआ करता था, जो अब बढ़कर 4% हो गया है। ये जो सरकारी खर्च सड़कों, पोर्ट्स और रेलवे पर हो रहा है, इसने एक क्राउडिंग इन इफेक्ट पैदा किया है। मतलब इससे प्राइवेट कंपनियों को भी निवेश करने का कॉन्फिडेंस मिला है। अब आते हैं चौथे फैक्ट पर, जो महंगाई से जुड़ा है और आम आदमी के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। भारत ने अपनी CPI सीरीज के इतिहास में सबसे कम हेडलाइन इन्फ्लेशन दर्ज की है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच सिर्फ 1.7%। इसकी मेन वजह है सब्जियों और दालों की कीमतों में कमी, मतलब हमारी जेब पर बोझ कम हुआ है। और इसी को देखते हुए RBI ने भी ब्याज दरें घटाकर एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है। चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं और भारत के उन खास इंजनों को देखते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे दौड़ा रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, $701.4 बिलियन। ये भारत का अब तक का सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। इसे आप एक मजबूत ढाल समझ सकते हैं जो इंडियन इकोनॉमी को किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से बचाने की ताकत रखती है। तो हमारा जो बाहरी मोर्चा है वो अब काफी मजबूत है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड जीडीपी का सिर्फ 0.8% है, जो बहुत ही कंट्रोल में है। FDI का फ्लो भी मजबूत बना हुआ है और इसी वजह से S&P जैसी रेटिंग एजेंसी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB- से BBB में अपग्रेड किया है। इसका मतलब है कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। अब बात करते हैं एक शानदार वापसी की कहानी की। भारत का बैंकिंग सेक्टर, जो कुछ साल पहले तक काफी तनाव में था, अब पूरी तरह से बदल चुका है। ग्रॉस NPA, जो फाइनेंशियल ईयर 18 में 11.5% के पीक पर था, अब वो घटकर सिर्फ 2.2% रह गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैंकों की बैलेंस शीट रिपेयर अब पूरी हो चुकी है।
एनपीए का लेवल कई दशकों में सबसे कम है और क्रेडिट ग्रोथ 14.5% पर मजबूत है। यानी बैंक अब नए घर, गाड़ी या बिजनेस के लिए लोन देने को तैयार हैं, जो सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देता है। हमारा 7वां फैक्ट है भारत का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन, हमारा सर्विस सेक्टर। ये सेक्टर FY26 में 9.1% की तेज रफ्तार से बढ़ा है और अब जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका हिस्सा 56.4% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर भी बन गया है। वैसे सिर्फ सर्विस सेक्टर ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी एक जबरदस्त वी शेप रिकवरी दिखाई है। FY26 के दूसरे क्वार्टर में इसने 9.13% की ग्रोथ हासिल की। सर्वे ये भी कहता है कि भारत को अब ग्लोबल वैल्यू चेन्स में और गहराई से जुड़ने की जरूरत है, ताकि हम दुनिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एक चुनौती भी है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। R&D में भारत के प्राइवेट सेक्टर का योगदान सिर्फ 41% है, जबकि चीन में ये 77% है। मेक इन इंडिया से इनोवेट इन इंडिया तक का सफर तय करने के लिए और विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए इस गैप को भरना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आर्थिक स्थिरता के एक और मजबूत पिलर पर चलते हैं। ये है भारत की टैक्स कलेक्शन की कहानी, जिसमें एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव आया है। भारत का टैक्स बेस लगातार बढ़ रहा है। टोटल टैक्स में अब डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा बढ़कर लगभग 59% हो गया है। ITR फाइल करने वालों की संख्या 9.2 करोड़ तक पहुंच गई है और GST कलेक्शन लगातार मजबूत बना हुआ है। ये सब एक मजबूत और फॉर्मल होती हुई इकोनॉमी की निशानी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे दूरदर्शी फैक्ट पर, विकसित भारत @2047 का रोड मैप। ये सर्वे 2047 तक भारत के लिए एक साफ विजन देता है। इसके 5 मेन पिलर्स हैं: AI और टेक्नोलॉजी को अपनाना, एनर्जी ट्रांजिशन में न्यूक्लियर पावर पर फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जारी रखना, क्लाइमेट चेंज के लिए खुद को तैयार करना और राज्यों के लेवल पर वित्तीय अनुशासन बनाए रखना। तो ये थे इकोनॉमिक सर्वे 2026 के टॉप 10 हाई यील्ड फैक्ट्स। ये मास्टर रिवीजन टेबल खास तौर पर आपके लिए है। एग्जाम में जाने से पहले इन 10 नंबर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। इस टेबल को ध्यान से देखिए, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं इन 10 फैक्ट्स को बिना स्क्रिप्ट के बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल तैयार हैं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नोट्स बनाइए और इस विश्लेषण को एक बार फिर से देखिए।